हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं आप सभी लोग? तो आइए बेटा, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई, है ना बेटा। पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, जिसका मैंने डाउट आपको करा दिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, और उस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करेंट। ओए, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करेंट, बहुत बढ़िया बेटा। और सुनिए, आप लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के व्हाट्सएप मेरे को करिए, डाउट अपने व्हाट्सएप करिए बेटा। डाउट व्हाट्सएप करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट डिस्कस करूंगा जो आप मुझे भेजेंगे डाउट। इसलिए बिना डरे आप मुझे डाउट सेंड करें व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9758053187। इस पे आपको डाउट भेजना है। आपके पास पहले भी ये नंबर है ना? अगर नहीं है तो आप इसे नोट कर लें और इसी नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। तो जल्दी से बनाइए, बहुत सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बनाइए और मुझे व्हाट्सएप करिए। जब तक ये थ्योरी चल रहा है तब तक आप उसके भी क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी के। पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। कम बनाइएगा तो ज़्यादा परेशानी होगी, और ज़्यादा सॉल्व कर लोगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन बना लोगे। अब यहाँ पर बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करेंट। तो देखिए, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या है बेटा, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में पहले तो दो सेक्शन है बेटा। पहला सेक्शन है कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पढ़ेंगे, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो पढ़ेंगे। यानी बेटा इसके दो सेक्शन है। क्या है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट, ये पढ़ेंगे, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, उसका मोशन क्या होगा, ये पढ़ेंगे। तो इसमें दो सेक्शन है। हम लोग फर्स्ट सेक्शन पहले पढ़ेंगे, है ना, कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली बेटा अब हम जरा ये सुनते हैं बेटा कि ओरेस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल आराम से समझना, when electric current passes through a wire, when electric current passes through a conducting wire, ठीक है बेटा, जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग वायर से पास करता बेटा, देन it is found that, तो ये पाया गया, then it is found that magnetic field produces around the wire, और बेटा वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड मिला। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड, यानी बेटा ओरेस्टेड ने, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय, ध्यान से सुनिएगा, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड, यानी बेटा ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था। जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये किसने देखा था? ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड ने क्या करा बेटा, एक वायर लिया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, डीसी वाला करंट सप्लाई दिया। जैसे इसमें करंट सप्लाई होता है बेटा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक कंपास निडल है, ये जो मैग्नेटिक निडल होता है बेटा, यू कैन से मैग्नेटिक कंपास निडल, ये ऑलवेज साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में होता है बेटा। कोई भी कंपास निडल लोगे तो ये हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, लेकिन जैसे ही करंट सप्लाई होता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है, अपने साउथ नॉर्थ डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाता है ना, डिफ्लेक्ट्स। एंड ये डिफ्लेक्शन शो करता है कि यहाँ पर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है।
फिर बेटा अगर करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट करें, जैसे अभी करंट इधर जा रहा था, जिस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अगर मैं करंट ऑपोजिट करूं तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। तो इट शोज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड है चारों ओर करंट की वजह से। व्हेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ वायर देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड इट। वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बट ओरेस्टेड उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये नहीं बता पाए कि वायर की में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना चारों तरफ प्रोड्यूस होता है, वो ओरेस्टेड नहीं बता पाए। मेरी बात सुनाई दे रही होगी, ओरेस्टेड उसको नहीं बता पाए। तो यहाँ तक तो ओरेस्टेड ने मैग्नेटिक फील्ड है इस बात को तो बता दिया कि करंट कैसे चारों फील्ड है, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड है और क्या डायरेक्शन है वो नहीं बता पाए। तब जा करके बायोट एंड सवर्ट लॉ आया। ध्यान से सुनना बेटा, बायोट एंड सवर्ट दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलके करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर लिया। देखिए बायोट सवर्ट लॉ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बायोट सवर्ट लॉ, ये देखिए बेटा बायोट सवर्ट लॉ, बिल्कुल आराम से समझना बायोट सवर्ट लॉ ये क्या है। तो देखिए बायोट सवर्ट लॉ में बायोट एंड सवर्ट ने दोनों ने मिल करके करंट कैरिंग वायर के कारण चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड आउट कर लिया। उन्होंने कैसे फाइंड आउट करा बेटा, इसको हम समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, कोई भूलेगा नहीं, और इससे हमें ढेरों क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, आराम से समझना बेटा। देखिए इन्होंने कहा कि सपोज दैट ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि चलिए इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, सपोज दैट एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बेटा। तो अब हम करेंगे क्या बेटा, बहुत आराम से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग करेंगे क्या, एक स्मॉल एलिमेंट, यानी बायोट एंड सवर्ट ने बोला कि टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट। देखिए बेटा ये करंट कैरिंग वायर में एक स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा पोर्शन अपन लोगों ने मान लिया। अब बेटा इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होएगा वो यहाँ पर क्या लिखा गया ये सुनिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बेटा सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है बी से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, ये पहला नॉलेज हमें होना चाहिए। ऐसा यूनिट जो होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का वो टेस्ला होता है, सीजीएस यूनिट गॉस होता है बेटा, सीजीएस यूनिट गॉस होता है, GAUSS होता है गॉस। और अगर कभी भी टेस्ला और गॉस में रिलेशन कहता है तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये मैं आपको बता भी दूंगा, एक नॉलेज में आपको रखना है। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने सुना भी होगा। ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं बोलते हैं टेस्ला है, लिखते हैं टी है। और सीजीएस यूनिट गॉस होता है एंड 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। यानी कोई भी स्टूडेंट इसको तो पहले नहीं भूलेगा, है ना। ये एक नॉलेज है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके अब समझते हैं बेटा, देखिए बायोट एंड सवर्ट लॉ क्या है। तो बायोट एंड सवर्ट ने ये किया, बायोट एंड सवर्ट ने इसका मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया। उन्होंने कहा देखिए करंट कैरिंग वायर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए बाय टेकिंग द प्रॉपर लिमिट्स। यानी बेटा इन्होंने स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड बताया और उसके बाद अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। तो यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, यानी बायोट एंड सवर्ट ने बताया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, यानी बेटा स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया, है ना। बहुत आराम से समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब जैसे ये स्मॉल एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को बेटा डीबी लिखेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को तो बी से लिखते थे, लेकिन स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को डीबी से लिख रहे हैं। डीबी मतलब
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो बायोट एंड सावर्ट लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट दिस पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। करेंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट, बहुत आराम से समझना, करेंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट, एलिमेंट से करंट कितना पास हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। बहुत आराम से समझना बेटा। तो पहले तो ये बताया कि इस स्मॉल एलिमेंट के से मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट से कितना करंट पास हो रहा है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, बहुत आराम से। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ये जो एलिमेंट आपने स्मॉल एलिमेंट माना है उस एलिमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा लेंथ ऑफ द एलिमेंट। जैसे देखिए I करंट पास हो रहा है तो dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। जैसे ये एलिमेंट है तो इसकी अपनी लेंथ होगी dl, है ना, ये देखिए लेंथ। फिर बेटा ये R है, मान लीजिए एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस R है तो dB प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, dB प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर बेटा आपको पता होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि आप बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बहुत आराम से समझना, बहुत प्यार से समझना बेटा। देखिए पहले तो dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट एंड dB प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी बेटा R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद बेटा dB प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए dB किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो देखिए यहाँ पर बेटा ये जो एलिमेंट है इसका अपना कोई लेंथ है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया बेटा dl से। यहाँ पर इस एलिमेंट का जो लेंथ है बेटा इसे वेक्टर की तरह ट्रीट किया गया है, यानी देखिए इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा उसे हम क्या मानते हैं बेटा वेक्टर की तरह। अब बताएंगे अगर इसके लेंथ को वेक्टर मानेंगे तो वेक्टर में डायरेक्शन भी तो होता है, तो डायरेक्शन होगा जिधर करंट जा रहा उधर की तरफ आप एरो बनाएंगे तो दिस इज द डीएल वेक्टर। अब जैसे कोई स्ट्रेट वायर है, अगर आपसे बोले इसे स्मॉल एलिमेंट है इसका लेंथ वेक्टर, तो जैसे हम देखेंगे करंट अगर इधर जा रहा है तो लेंथ वेक्टर ऐसे खींचेंगे जिधर करंट जा रहा है उधर की तरफ। अगर मान लीजिए ये ऐसे, अगर मैं बोलूँ इस एलिमेंट का लेंथ वेक्टर बताइए तो टेंजेंट डायरेक्शन में बेटा हम लेंथ वेक्टर बनाएंगे। तो लेंथ वेक्टर को वेक्टर की तरह ट्रीट किया गया है और इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। स्ट्रेट है तो उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, अगर कर्व्ड है तो टेंजेंट डायरेक्शन में हम लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल कहानी है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर बेटा ये डीएल वेक्टर है। उसके बाद बेटा इस एलिमेंट से इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बनाई गई है विच इज़ आर वेक्टर, है ना। देखिए यहाँ पर बेटा ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर बनाए कि एलिमेंट से इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर ये है, तो यहाँ पर डीएल वेक्टर इस तरफ है और पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, ये थीटा है। तो यहाँ पर डीवी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल वेक्टर क्या है बेटा लेंथ वेक्टर और आर वेक्टर क्या है बेटा पोजीशन वेक्टर, कि एलिमेंट से ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो इस तरह से बायोट एंड सावर्ट ने ये लॉ दिया, इस लॉ को आपको समझना है बेटा बहुत आराम से। फिर से मैं बोल रहा हूँ डीबी प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट से कितना करंट जा रहा है उसके प्रोपोर्शनल। डीबी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर बेटा डीबी प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1 अपॉन करके 1 अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो। एंड डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये देखिए साइन ऑफ द एंगल दैट इज साइन थीटा। अगर इसको पूरे को मिलाकर अगर हम लिखें तो देखिए बेटा कैसे लिखा गया है, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है
ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट, ये बेटा अगर हम इसको पूरे को मिला दें तो ये लिखा गया है डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा गया है। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखा गया है। और बेटा देखिए डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, है ना, ये लेंथ ऑफ द एलिमेंट, डी बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर। देखिए डी एल वैक्टर और आर वैक्टर विच का एंगल थीटा। डी एल वैक्टर किधर होगा, जिधर करंट वायर में फ्लो रहा उसी तरफ टेंजेंट डायरेक्शन में इस एलिमेंट का लेंथ वेक्टर टेंजेंट डायरेक्शन खींचेंगे तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो बायोट एंड सावर्ट लॉ में ये हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा बहुत आराम से, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट दिया गया वो लिखा गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए ये जो है स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बायोट एंड सावर्ट ने दिया। ध्यान रखिए बेटा, बायोट एंड सावर्ट इस बात को भी जानते थे कि ये जो एलिमेंट है और ये जो पॉइंट है, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि बीच में मीडियम कैसा है, एयर है या वाटर है या फेरोमैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो टर्म म्यू नॉट है बेटा वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम कह लो, बात एक ही है, एयर या फ्री स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हर मीडियम की, हर सबस्टेंस की अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना। जो कि यहाँ पर जो मीडियम का अपना जो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, इसकी फील्ड कैसे उसमें चेंज होगा और यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। इसलिए बेटा हम यहाँ पर एयर मान रहे हैं, एयर मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो ओरिजिनल है वही अप्लाई होगा। या फ्री स्पेस, देयर इज़ नो मीडियम, देयर इज़ नो मीडियम, उसमें कोई एटम नहीं, इस फील्ड का उस पर असर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर फील्ड कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर बेटा म्यू नॉट इज़ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ, अगर मीडियम दूसरा रहेगा तो वो भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो म्यू नॉट इज़ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। हर मीडियम की अपनी एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। यहाँ म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम को बेटा, ठीक है। यहाँ पर बेटा म्यू नॉट की वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और यूनिट क्या होगा बेटा, तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू यूनिट बतानी है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो टेस्ला, ये मीटर ने मीटर काट दिया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो बेटा ये यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज़ द ऐसा, ये जो ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू है वो ये बेटा म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। पहले तो ये बेटा यहाँ पर इन्होंने बायोट एंड सावर्ट ने स्मॉल एलिमेंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला, स्मॉल एलिमेंट कैसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे निकाल लिया। एंड बाई टेकिंग, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई टेकिंग द प्रॉपर लिमिट, ऑन इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल वायर, करंट कैरिंग वायर। तो बेटा पहले तो बायोट एंड सावर्ट बहुत ईजी है, एक स्मॉल एलिमेंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें सिखाता है। बायोट एंड सावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो डीबी मतलब क्या हो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय डीबी। बी मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी मतलब स्मॉल एलिमेंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड है। क्या होता है फॉर्मूला, एकदम बिल्कुल याद कर जाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। देखिए लेंथ वेक्टर एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ये एंगल थीटा है। R is the distance of the point from the element, I is the current flowing through the element, dl is the length of the element। कितना सिंपल है बेटा, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर।
तो पहले तो बायोट एंड सवर्ट ने मैग्नीट्यूड बताया, अब डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन के लिए इसका वेक्टर फॉर्म लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। बहुत आराम से सुनिएगा बेटा। यहाँ पर बायोट एंड सवर्ट ने इस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखा, और वेक्टर फॉर्म से हम लोग डायरेक्शन को लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखा गया बेटा, वो ये लिखा गया dB वेक्टर इज इक्वल, ये कहाँ से आया बेटा, हमें ये नहीं पढ़ना, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे, बायोट एंड सवर्ट ने करे होंगे। हम लोग को बस इसका एक एक्सप्रेशन पढ़ना है ओनली, कि dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। देखिए दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इन वेक्टर फॉर्म। देखिए ये वेक्टर फॉर्म लिखा गया, और इस वेक्टर फॉर्म से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा, और वेक्टर फॉर्म से वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। जिधर ये डायरेक्शन होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होएगा। dl वेक्टर किधर है, देखिए dl वेक्टर इधर, r वेक्टर इधर है। जैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते थे वेक्टर में, अगर मैं आपसे बोलता हूँ बेटा कि दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, आप जो है a क्रॉस b की डायरेक्शन को बताएं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन को बताएं। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यानी पहले तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता बेटा, तो a वेक्टर और b वेक्टर जिस प्लेन में, वो प्लेन देख रहे हैं बेटा, है ना। अब a से b की तरफ फिंगर को टर्न करेंगे, राइट हैंड के फिंगर को a से b टर्न करेंगे। देखिए ये a से b टर्न कर रहा है स्मॉल एंगल से। आप बोलेंगे सर ऐसे भी तो टर्न कर सकते थे, नहीं ऐसे। अब जिधर घुमाना उधर की तरफ राइट हैंड के फिंगर घुमाइए, तो ये जो थंब होगा बेटा a क्रॉस b, ये देखिए इधर की तरफ आ रहा है, दैट इज a वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर ये a क्रॉस b की डायरेक्शन आ रही है। a क्रॉस b देखिए इधर आ रहा है बेटा, a वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ये चौक क्या है, तो a क्रॉस b हो गया। अगर मैं बोलूँ a क्रॉस b, ये जो वेक्टर आया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये वो ये है, वो a वेक्टर के साथ कितने एंगल पर है, तो 90 डिग्री। b वेक्टर के साथ कितने एंगल पर है, 90 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा कि दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, वेयर इज a क्रॉस b, a क्रॉस b, अच्छा a से b की तरफ स्मॉल एंगल से टर्न करना है, तो राइट हैंड ये हमारा, राइट हैंड के फिंगर को जिधर ये घूम रहा है साइकिल उधर की तरफ, ऐसे ये इनवर्ड नॉर्मल अंदर की तरफ बेटा, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। जब प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता तो उसे डॉट से दिखाते, डॉट और सर्कल कर देते, इसका मतलब बाहर की तरफ। इसे बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा, आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब क्या होता है बताइए, तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ऐसे बोलते हैं इसको, ये डॉट को बोलते हैं, डॉट और सर्कल किया रहेगा, तो इसका मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। देखिए a क्रॉस b ये अंदर की तरफ है बेटा, इसको क्रॉस करके सर्कल कर देंगे तो इसे पढ़ेंगे इनवर्ड नॉर्मल। दिस इज इनवर्ड नॉर्मल, बहुत आराम से सुनिएगा, दिस इज इनवर्ड नॉर्मल। जब क्रॉस रहेगा तो समझ जाना अंदर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, इनवर्ड नॉर्मल। सीधी कहानी है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए, तो देखिए ध्यान से बेटा, अगर आप ध्यान दीजिए तो इट इज़ क्लियर दैट, बहुत साफ साफ क्लियर है कि इट इज़ क्लियर दैट द डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर, dB वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, is along the direction of, बहुत आराम से बेटा, डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। देखिए बेटा dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, यानी dB वेक्टर की डायरेक्शन dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास जो है बेटा, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए। अब चलिए इस डायग्राम में बताइए इस एलिमेंट के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कौन से डायरेक्शन में होगा, तो बोलेंगे dl क्रॉस r। देखिए dl वेक्टर इधर की तरफ है, देखिए dl वेक्टर ऐसे एरो बनाया गया, तो dl वेक्टर थोड़ा बड़ा समझिए, ये dl वेक्टर है और r वेक्टर ये स्मॉल एंगल है, dl से r चल रहा है, dl वेक्टर पहले है तो dl से r वेक्टर की तरफ फिंगर घुमाना है, ऐसे घुमाना है ऐसे,
मन में सोचो ऐसे घुमाना, ये ऐसे, तो ये देखिए अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब ये थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बेटा, दैट इज डीबी वेक्टर अंदर की तरफ है। इसको बोलते हैं इनवर्ड नॉर्मल। इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आप ठीक से देखो, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ऐसे नहीं घुमाना, ये बड़ा एंगल होगा, ये छोटा एंगल से घुमाना है। ये डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या होता है, फिंगर डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। बहुत लोग घुमा ही नहीं पाते, ऐसे करते हैं। अरे बेवकूफ़, अगर कोई साइकिल ऐसे बनाया गया है तो उंगलियों को ऐसे ही घुमाओ ना यार, साइकिल की डायरेक्शन में। ये देखो ऐसे, ये आ गया। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, बेवकूफ़, नहीं आया। कितना सिंपल है बेटा, जिधर साइकिल है, अगर मैं बोलूं कि ये कोई सर्कल है, अपन बोले ऐसे घुमाओ यार, सर्किल डायरेक्शन उंगलियां घुमाओ, तो ये उंगलियां घुमा नहीं सकते ऐसे। देखो कितना आराम से घूम गया, क्या प्रॉब्लम है? देखो कितना, मेरे उंगलियों को देखो, कलाइयाँ मत मोड़ना, ऐसे ऐसे करके नहीं कर देना, ऐसे यों फिंगर मोड़ो। कुछ लोग कलाई मोड़ेंगे। देखो मैंने पढ़ाया है भाई, मैंने बहुतों को पढ़ाया और आपको भी पढ़ाया मैंने। आपको मैं जानता हूँ बेटा, आप कितने खतरनाक प्राणी हैं, ज़बरदस्त प्राणी हैं आप, खतरनाक वाले, ज़बरदस्त भयंकर प्राणी हैं। इसमें कुछ लोग को अगर मैं बोलूँ बेटा ऐसे मोड़ के दिखाओ, तो ऐसे मोड़ेगा, यों 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 करेगा, बैल बुद्धि। कलाई नहीं मोड़नी है, रिस्ट नहीं मोड़नी है, फिंगर कर्ल करना है। मैंने बोला रिस्ट कर्ल करने के लिए, ये कलाई मोड़ने के लिए बोला नहीं, बोला ना, ये बोला। खतरनाक खतरनाक लोग हैं भाई। ये देखो ऐसे मोड़ना है, देखो ये ऐसे डीएल क्रॉस आर हो गया भाई, अंदर बात खत्म हो गई। आई बात समझ में? देखो देखो, गौर से देखो, डरना नहीं बेटा। और नहीं आया तो वीडियो रिप्ले कर लो, वीडियो रिप्ले कर लो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इट इज़ वेरी क्लियर, क्या मैं बोल सकता हूँ डीबी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर? बोलो, मैं बोल सकता हूँ कि क्या डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा डीएल वेक्टर की? यस, क्योंकि डीबी वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करते हो बेटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो वेक्टर होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी डीबी वेक्टर डीएल वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगा और आर वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगा। मजे की बात है, भूलना नहीं चाहिए। और जानते हो वेक्टर में पढ़ते थे, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होता है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीरो होते हैं बेटा। कितना सिंपल बात है यार, मैं कितना सिंपल पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर आराम आराम से कोई सुन ले, देख ले, तो वो वाकई बढ़िया कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि डीबी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो कितना होएगा, जीरो। डीबी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, बोलो कितना होएगा, जीरो। कहानी है सिंपल, सिंपल तो कहानी है, कोई लफड़ा थोड़ी ना है। तो बायोट एंड सावर्ट लॉ में क्या उसका लॉ है ये जानना ज़रूरी है, उसमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जानना ज़रूरी है, वेक्टर फॉर्म जानना ज़रूरी है। यानी बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट आओ बेटा, ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर बेटा बायोट एंड सावर्ट लॉ पढ़ लिए, तो बायोट एंड सावर्ट लॉ में तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट निकालना सीखा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे स्ट्रेट वायर की वजह से। बायोट एंड सावर्ट की मदद से वो हम डेरिवेशन करते हैं। जैसे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर, फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट। बहुत आराम से सुनना, स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट। देखिए बेटा ये हेडलाइन है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट। हाँ,
देखो बेटा ये स्ट्रेट वायर है, फाइनाइट लेंथ का है, सपोज M एंड N एंड है इस वायर के, करंट फ्लो रहा है बेटा I करंट, और हमें इस वायर में देखिए करंट फ्लो रहा, I करंट फ्लो रहा, M से N की तरफ जा रहा है। हमें इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है, इस पॉइंट P पर। देखिए मान लीजिए इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज R। तो देखिए बेटा हम कैसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब करना क्या बेटा, एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करेंगे। माना कि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट है, बहुत आराम से सुनना बेटा, बहुत इजीली समझना। माना कि ये थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल बना रहा है बेटा, ये डी थीटा एंगल बना रहा है ना। यहाँ से थीटा एंगल पे ये स्मॉल एलिमेंट माना जो कि एल लेंथ पर, इस एलिमेंट की लेंथ डीएल है। इस एलिमेंट की लेंथ मैंने क्या माना, डीएल। डर मत जाना, बहुत आराम से सुनना। नाउ अब हम लोग बेटा यहाँ पर इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी इज इक्वल टू, बायोट एंड सावर्ट लॉ कहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा तो हमने ये मान लिया था, हमारा बायोट एंड सावर्ट लॉ में थीटा का मतलब क्या है, लेंथ वेक्टर इधर है और पोजीशन वेक्टर इधर है। ये एंगल चाहिए बेटा, ये एंगल चाहिए। ये बहुत छोटा एंगल है, नेग्लिजिबल। ये थीटा है, सॉरी ये 90 माइनस थीटा होएगा। यूज़ योर माइंड बेटा, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये 90 प्लस थीटा होएगा? बिल्कुल सही बात है। एक लाइन समझना, इसको घबरा मत जा, नहीं बहुत छोटा सा है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा। तो बताइए लेंथ वेक्टर और यहाँ से इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितना बेटा, आर तो मैंने इसको माना, ये कितना होएगा? सबको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, हाइपोटेनियस समझिए। ये हाइपोटेनियस है, तो कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन एच। तो एच इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा। बहुत आराम से, डरना नहीं है। तो यहाँ पर बेटा देखिए हम लोग बेसिकली हम बोलेंगे सर ये आर है, तो ये सर आर अपॉन कॉस थीटा होगा। तो आर अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होएगा बेटा, आर अपॉन कॉस थीटा, यानी आर सेक थीटा कर लो, आर सेक थीटा का होल स्क्वायर। मैंने बहुत शॉर्टकट करा बेटा, बहुत सारे स्टेप्स मैंने बचा लिए, क्योंकि बुक में डेरिवेशन बहुत लंबा है, उतना लंबा डेरिवेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब डी बी इज इक्वल टू होएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता बेटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन आर सेक स्क्वायर, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब डी एल की वैल्यू चाहिए, डी एल क्या है ये। तो देखिए बेटा अगर आप बुद्धि लगाइए तो देखिए नाउ इस ट्रायंगल को देखिए बेटा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, इसमें थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो क्या टेन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होगा कि नहीं होगा? तो एल बराबर हो जाएगा आर टेन थीटा। मुझे चाहिए डीएल, तो डिफ्रेंशिएट कर लो। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डीएल इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट टर्म है, आर तो फिक्स्ड है, इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स है, और टेन थीटा वेरिएबल है, तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो मैं डीएल की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए अच्छे से, मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर बेटा बहुत आराम से समझिए, डी बी देखिए फ्रॉम फर्स्ट, कोई घबराएगा नहीं, डी बी इज इक्वल टू, बिल्कुल आराम से समझना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की वैल्यू कितना होएगा बेटा, आर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दो आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा
अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक, और एक आर से एक आर। यहाँ डी थीटा भी तो है, डी थीटा यहाँ लिख दो। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। और अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे बाय टेकिंग द प्रॉपर लिमिट, वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड। और देखिए हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं बेटा, इधर मिटा रहा हूँ। तो देखिए हम इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बहुत आराम से। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू गिवन वायर, गिवन वायर mn। तो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा डी थीटा। बट थीटा की तो लिमिट लेनी होगी ना, थीटा की क्या लेनी होगी, लिमिट। अब लिमिट कैसे ले भाई, थीटा की लिमिट। अगर देखो बुद्धि लगाओ बेटा, बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये स्ट्रेट वायर है, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये वायर के दोनों एंड हैं, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा। मैंने यहाँ एलिमेंट माना है जो कि थीटा एंगल यहाँ से ऐसे बना रहा है। अगर मैं एलिमेंट बिल्कुल इधर मान के एंड पर आ जाऊँ तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए अल्फ़ा है तो थीटा की वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगी। नीचे मानूंगा, बिल्कुल आराम से समझना, नीचे मानूंगा तो ये एंगल क्या होगा, छोटा होगा, यहाँ तक आएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। बट वायर इधर भी तो है, जब हम इधर मानेंगे बेटा तो ये एंगल उल्टा जाएगा ना, सेंस ऑफ एंगल देखिए उल्टा हो गया, बीटा। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल की लिमिट होगी, दैट इज माइनस बीटा से अल्फ़ा, यानी माइनस बीटा से अल्फ़ा। नहीं आया, ये लिमिट नहीं समझना है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात बताओ, चलो ये पहले मिटा दूँ, इधर मिटा देता हूँ। चलो इसको समझो बेटा, इसको भी समझो, देखो समझो ध्यान से। अच्छा मैंने ये वायर खींचा, ये पॉइंट है। अब मैंने ये दोनों एंड को ऐसे करके मिलाया, ऐसे और ऐसे। एक ने अल्फ़ा बनाया और एक ने बीटा बनाया। अब आराम से समझना, व्हाट इज़ थीटा। थीटा मैंने क्या माना, एक एलिमेंट है यहाँ पर, यही माना है ना। और ये एलिमेंट ऐसे करके मैंने बनाया, तो थीटा इधर की तरफ माना है। तो हमें थीटा की लिमिट लेनी है बेटा, थीटा की लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। अब लोअर वैल्यू क्या होगा बेटा, अगर ये एलिमेंट तुम यहाँ मानोगे तो थीटा क्या डिक्रीज़ नहीं हो जाएगा, डिक्रीज़ हो गया। यहाँ मानोगे तो ज़ीरो नहीं हो गया, तो पीछे मानोगे तो माइनस में नहीं जाएगा क्या, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा क्या, कहाँ तक जाएगा, बिल्कुल यहाँ तक, यानी मिनिमम वैल्यू माइनस बीटा से प्लस अल्फ़ा। इसलिए मैंने लिखा माइनस बीटा से प्लस अल्फ़ा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आराम से देखना बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो b इज़ इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा, लिमिट होगी माइनस बीटा से अल्फ़ा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा माइनस साइन माइनस बीटा ना, माइनस बीटा, ये देखिए ऐसे। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस। पहली बात तो फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। पहले तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये डेरिवेशन सब लोग 2 से 3 बार करेगा और मुझे व्हाट्सएप करेगा। ठीक है बेटा, सब लोग को व्हाट्सएप करना है। ये पूरा डेरिवेशन जो आप करेंगे मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन का डाउट मुझे व्हाट्सएप करेंगे। सब लोग को करना है, बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अब नहीं पढ़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। देखिए 12th में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपका है नीट और जेईई मेंस, उसे अच्छे नंबर से पास करना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं।
तो ठीक है, आज जितना पढ़ाया अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।